हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस। और चलिए, आज का जो वीडियो है वो आपका BECE यानी इकोनॉमिक्स 145 का है। ठीक है, और इसमें ब्लॉक 2 चल रहा है। ब्लॉक 2 में हम यूनिट 6 लेंगे, शिक्षा क्षेत्र। और इसके पहले ब्लॉक 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये ब्लॉक 2 का 5th यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है। वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर BECE 145 सर्च करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मानव पूंजी और मानव विकास, इनमें क्या अंतर है? ठीक है ना, मानव पूंजी और मानव विकास में हम यहाँ पर अंतर देखेंगे। ठीक है, विभेद यानी अंतर। भारत में शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च। ठीक है, हाँ, स्त्री पुरुष विषमता, ये एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, राज्य बनाम, हालांकि यूनिट जो आपकी इंपॉर्टेंट है, राज्य बनाम बाजार निधिकरण हेतु तर्क, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है। मानव पूंजी, मानव विकास, दो चीजें जो होती है इसके अंतर्गत आती है। लेकिन ये दोनों है क्या? तो देखिए, शिक्षा जिस पूंजी के निर्माण में योगदान देती है, ठीक है ना, शिक्षा जिस पूंजी के निर्माण में योगदान देती है उसे मानव पूंजी की संज्ञा दी जाती है। बोलते हैं ना कि व्यक्ति जब होगा, शिक्षित होगा यानी एजुकेटेड होगा तो वो जॉब, सर्विस, बिजनेस करेगा और देन वो पैसा कमाएगा। तो जिस शिक्षा की वजह से पूंजी आती है, मनी आता है, पैसा आता है, ठीक है ना, तो क्योंकि शिक्षा की वजह से ही आता है, तो शिक्षा पूंजी के निर्माण में क्या करती है? एक योगदान देती है और उसे ही मानव पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मानवीय पूंजी है वो भौतिक पूंजी से भिन्न होती है। ठीक है, लेकिन पूरक भी होती है, संपूरक भी होती है, अलग भी है लेकिन पूरक भी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी। ठीक है, भौतिक पूंजी आर्थिक समृद्धि में सहायक होती है। जो भौतिक पूंजी होती है वो आर्थिक समृद्धि में सहायक होती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में सहायक होती है, और बदले में ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिनमें बेहतर शिक्षा सुविधाओं की मांग उठती है। ठीक है, ये भौतिक पूंजी के अंतर्गत आ जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो भौतिक पूंजी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में सहायक होती है, हेल्प करती है, और इसके बाद जो शिक्षा होती है, शिक्षा की जो सुविधाएं होती है, और जब वो डेवलपमेंट करती है, सहायक होती है, तो बेहतर शिक्षा सुविधा जो है मांग करने लगते हैं लोग कि शिक्षा सुविधा जो है वो बेहतर की जाए, क्योंकि भौतिक पूंजी हमारे पास बहुत ज्यादा है। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी निर्माण होता है। तो ये भौतिक पूंजी क्या है ये थोड़ा समझते हैं। देखिए, भौतिक पूंजी जो है एक प्रकार की संपत्ति है, ठीक है ना, और जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। फिस्कल मनी यानी कि क्या है? एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन और निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग करते हैं। ठीक है, जो किसी व्यवसाय को उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए सामान और सेवाएं बनाने की अनुमति देता है, ये भौतिक पूंजी हो जाता है। ठीक है, राइट, आया समझ में कि जो किसी व्यवसाय को, कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें जो उपभोक्ता है, जो बिजनेस कर रहा है, उसके उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए सामान और सेवाएं बनाने की अनुमति देता है। कोई कल कारखाना, फैक्ट्री है तो वहां पे भौतिक पूंजी जो है लगेगी, और भौतिक पूंजी के माध्यम से जो उस पे कल कारखाना, फैक्ट्री में जो चीज उगाई जाती है, जो चीज बनाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए होता है, तो उनके लिए जो चीज बनाई जाती है, उनके लिए जो बिक्री की जाती है, सामान जो बेचा जाता है, उनमें उनको अनुमति देता है। ठीक है ना, जैसे कल कारखाने, मशीनरी, कंप्यूटर वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना, ये भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं। संयंत्र वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की गैर मानवीय संपत्ति होती है। ठीक है, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, ठीक है, सभी चीजें होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, भौतिक पूंजी कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। ठीक है, अब मानव पूंजी का निर्माण भौतिक पूंजी से यदि होता है तो मानव पूंजी निर्माण क्या है? क्योंकि मानव पूंजी निर्माण आर्थिक समृद्धि को तेज करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़ा सा भौतिक पूंजी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मूर्त होती है। ठीक है ना,
मूर्त का मतलब क्या होता है? प्रकृति में मूर्त है लेकिन वो पूंजी के रूप में, उस रूप में नहीं दिखता है। पूंजी का मतलब पैसा रुपया होता है, तो वो पैसे रुपए के रूप में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी भी एक कीमत होती है, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं संयंत्र हो गया, मशीनरी हो गए, फर्नीचर हो गए, कंप्यूटर हो गए, मकान हो गया, भवन हो गया, ये क्या है? ये भौतिक पूंजी होता है, क्योंकि इन्हें यदि हम सेल करेंगे, बेचेंगे, तो क्या होगा? इनसे हमें पैसा मिलेगा, ठीक है ना, राइट। तो ये मूर्त अवस्था में होती है, ठीक है ना। प्रकृति में मूर्त अवस्था में भौतिक पूंजी पाई जाती है, ठीक है, राइट। और कौन कौन सी होती है हम आपको बता ही चुके हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूंजी के रूप में कंपनी के धन को या संपत्ति के रूप में इनको बांटा जाता है, और इसका उपयोग किसी व्यवसाय को शुरू करने, चलाने के लिए, उनमें अधिक धन निवेश करने के लिए इसका किया जाता है, ठीक है ना। तो जो ये पूंजी होती है, दो तरह की होती है, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। और भौतिक पूंजी क्या हम बता दिए आपको। मानव पूंजी क्या है? किसी व्यक्ति का कौशल, योग्यता, प्रतिभा, ज्ञान आदि मानव पूंजी कहलाता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही तो हम क्या करते हैं? पूंजी का अर्जन करते हैं। पूंजी का मतलब पैसे, मनी कमाते हैं। कोई व्यक्ति टैलेंटेड है, उसमें योग्यता है, ठीक है ना, उसमें वो एलिजिबिलिटी है कि वो पैसा कमा सकता है, ठीक है ना, उसमें प्रतिभा है, वो ज्ञानी है, वो पैसा कमा सकता है, तो ये मानव पूंजी कहलाता है, ठीक है, ओके। जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं होता है, क्योंकि मानव पूंजी है, तो कंपनी मानव को खरीदती है, उसको सैलरी देती है और उसका टैलेंट लेती है, तो इसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं होता, बल्कि कर्मचारी के पास होता है, ठीक है, ओके, राइट। तो मानव पूंजी और मानव विकास, मानवीय पूंजी। अब देखिए यहाँ पे इतना क्लियर हो गया ना, मानव भौतिक पूंजी को हमने क्लियर कर दिया कि भौतिक पूंजी क्या है, और साथ ही साथ में हमने मानव पूंजी को भी क्लियर कर दिया। अब मानवीय पूंजी और विकास में विभेद यानी अंतर क्या है, हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में। क्योंकि मानव पूंजी है तभी मानवीय विकास होगा, ठीक है, ये बिल्कुल 100% सही है। तो आप इसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मानवीय पूंजी में ज्ञान, प्रतिभाएं, कौशल, योग्यताएं, अनुभव, बुद्धि, प्रशिक्षण, निर्णय, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से जो बुद्धि लब्ध होती है, IQ लेवल होता है, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। मानव पूंजी को जन समुदाय द्वारा धारण किए जाने वाली ज्ञान राशि और उस ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मानव के पास, जिस मानव के पास ज्ञान है, ठीक है ना, बुद्धि है, ठीक है, कौशल है, योग्यताएं हैं, और जब वो अपनी बुद्धि, कौशल, योग्यताओं का वो यूज करता है, प्रयोग करता है, वही, और उससे पैसा कमाता है, वही मानव पूंजी कहलाता है, ठीक है ना, राइट। और जिसका संचय राष्ट्र संगठनों को अपने लक्ष्य को हासिल करने में किया जाता है, ठीक है। तो ये मानव पूंजी हो गया, ठीक है, ओके। मानवीय पूंजी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा अर्थव्यवस्था के परंपरागत क्षेत्र और आधुनिक क्षेत्र दोनों द्वारा सापेक्षिक ज्ञान प्राप्त करके और कौशल अंतर निवेश करके अनगढ़ मनुष्यों को उत्पादनशील मानवीय पूंजी बना देती है। तो शिक्षा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हम अभी हैं और हमें कोई इतना नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर के बारे में नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के बारे में आप BCA MCA कर लेते हो, ठीक है ना, कोई एक कोर्स, कोई डिप्लोमा कर लेते हो, तो आपको उसका नॉलेज हो जाता है। मोबाइल के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, मोबाइल से संबंधित कोई आप एक कोर्स कर लेते हो, ठीक है ना, 6 मंथ का, 3 मंथ का, तो आपको उसका नॉलेज हो जाता है। तो आप उसके बाद क्या करोगे? उसको टैलेंट का, उस कौशल का उपयोग करोगे। तो आप 100% किसी शॉप में जाके काम करोगे, जहां पे आप उस टैलेंट को बेचोगे और सैलरी लोगे, या फिर आप खुद दुकान खोलोगे, कंपनी बनाओगे, तो आप वहां पे उसका यूज करोगे। यही मानव पूंजी कहलाता है। सभी कुछ हमें शिक्षा से मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार वह लोगों को समाज के पहले से अधिक लाभकारी सदस्य बना देती है, ठीक है ना, ओके। चलिए, अब मानव विकास क्या है, अब ये देख लेते हैं। मानव पूंजी क्लियर हो गया ना, ऊपर भी समझा है, यहाँ पे भी समझा दिया। अब मानव विकास क्या होता है, देखिए। तो देखिए, जब मानव पूंजी जो होता है, अगर मानव पूंजी को जो हम लगाते हैं, तो उसी के आगे का एक चरण जो होता है मानव विकास होता है, ठीक है। यानी मानव विकास में समग्र कल्याण की बात की जाती है। मानव का मतलब ही होता है सभी लोग, और जब सभी लोगों का विकास होता है, कल्याण होता है, ठीक है ना, वो मानव विकास कहलाता है। तो मानव विकास जन साधारण की असली आजादी की बात कहता है, जिसमें उन्हें क्या बनना है, क्या करना है, कैसे रहना है, ठीक है ना, वे खुद तय कर सकते हैं। मानव खुद तय कर सकते हैं, हम आप खुद तय कर सकते हैं, करते भी हैं कि हमें क्या बनना है, क्या करना है और कैसे रहना है। ये मानव विकास कहलाता है, ठीक है। और शिक्षा और स्वास्थ्य मानव
क्षेम कल्याण के अभिन्न अंग है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें हैं, ये मानव कल्याण के अभिन्न अंग माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जब हमारे पास एक योग्यता होगी, एक स्वस्थ शरीर होगा, तभी हम एक उत्तम और अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है ना, गुणवत्ता जीवन जी सकते हैं जब हमारे पास स्वस्थ शरीर होगा। और स्वस्थ शरीर तभी होगा जब हम शिक्षित होंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। तो मानव विकास में दो चीजें, पहली जो है शिक्षा और दूसरी जो है स्वास्थ्य, ये दो चीजें इसमें शामिल होती है। तो इस प्रकार मानव विकास जो है एक व्यापक संकल्पना है और जिसमें मनुष्यों को अपने आप में साध्य मानकर चलता है। और मानव विकास तभी होता है जब किसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग शिक्षित और स्वस्थ होते हैं। तो मानव विकास में दो चीजें आपको 100% जोड़नी है। ठीक है ना, ओके राइट। तो हम कह सकते हैं कि जब मानव के जीवन में एक गुणात्मक वृद्धि होती है, यानी कि विकास होता है, गुणात्मक विकास होता है, और वो हमेशा सकारात्मक रूप हो, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक रूप में हो, तो उसे हम मानव विकास कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कुछ रह गया है मानव विकास में? नहीं ना। मानव विकास और मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, हमने यहाँ पे तीन चीजों को समझ लिया है और मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, ओके राइट। चलिए, तो यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है मानव विकास। ठीक है ना। किस चीज का है? शिक्षा का, स्वास्थ्य सेवाओं का, सशक्तिकरण का, इनमें वृद्धि करना ही मानव विकास। भारत में शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें देख लेते हैं, भारत में शिक्षा क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 कार्यक्रम इसके लिए चलाए गए हैं। पहला कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र, दूसरा माध्यमिक और तीसरा उच्च शिक्षा क्षेत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, भारत में शिक्षा क्षेत्र। तो चलिए अब शिक्षा क्षेत्र को देख लेते हैं। ठीक है ना। तो प्राथमिक को पहले देख लेते हैं। प्राथमिक का मतलब होता है पहली से, जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पहली से 5वीं तक का बोलते हैं। ठीक है ना, राइट। और उच्चतर प्राथमिक भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे आधार दिए हुए हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा को, है ना, और जिनमें प्राथमिक 1st से 5th क्लास तक को प्राथमिक बोला जाता है और 6 से 8th क्लास तक को क्या बोला जाता है? उच्चतर प्राथमिक बोला जाता है, उच्च प्राथमिक बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये शैक्षिक प्रणाली पिरामिड का आधार है। एक ये पिरामिड है, ठीक है, जो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। और ठीक है, और इसी तरह के हमारे जो शिक्षा के विकास के कार्यक्रम है वो चलाए गए हैं। तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो सर्वव्यापीकरण यानी UEE को वर्ष 1999 में सर्व शिक्षा अभियान या CSA कार्यक्रम के अंगीकरण से काफी विस्तार मिला है। यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसे सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है 1999 में। और इस कार्यक्रम के मदद से, यानी सर्व शिक्षा अभियान के मदद से काफी विकास मिला, यहाँ पे विस्तार मिला है। और जो सिद्धांत चलाया गया है, ये योजना चलाई गई सर्व शिक्षा अभियान, ये योजना 5 सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रही है। यानी 5 इसमें सिद्धांत शामिल किए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है व्यापक सुलभता, यानी बहुत बड़े मात्रा में लोगों तक सुलभ कराना, पहुंच कराना। ठीक है, ताकि लोग स्कूल में बच्चों को भेजे। फिर व्यापक नामांकन, तो सुलभता यानी सुलभ कराना, पहुंच कराना। जब आप सभी तक की शिक्षा, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, सभी तक पहुंचा देंगे, तो फिर व्यापक नामांकन, बड़े मात्रा में लोग आएंगे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना। तो नामांकन का मतलब होता है एडमिशन करवाना। व्यापक धारणा, व्यापक उपलब्धि और क्षमता, ये 5 यहाँ पे इस कार्यक्रम के सिद्धांत रखे गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपसे अलग से भी पूछ सकता है, भारत के शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ठीक है ना। फिर आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो अब ये सर्व शिक्षा अभियान है क्या? तो देखिए, ये सर्व शिक्षा अभियान जो है जनरली फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र के बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन इसमें एज जो रखी गई है, यानी वो रखी गई है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के, यानी 6 से 14 वर्ष के सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, गुणवत्ताकारी कह सकते हैं, उत्तम कह सकते हैं, एक अच्छी शिक्षा कह सकते हैं। तो सरकार सभी राज्यों में, यानी कि केंद्र की है, लेकिन सभी राज्यों में ये शिक्षा है, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है कि सभी बच्चों के लिए उत्तम और अच्छी शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए 46वें संविधान संशोधन जो 2022 में किया गया था, एक नया अनुच्छेद 21A शामिल किया गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं,
आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या समझते हैं विशेषताएं, यही लिखना पड़ेगा। तो देखिए सिर्फ पहले ये था कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को उत्तम और अच्छी प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित कराना, लेकिन फिर 46वें संविधान संशोधन में 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया, एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया, ठीक है ना। कौन सा? 21A जोड़ दिया गया, और जिसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के तो बच्चे रहेंगे, लेकिन सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य भी कर दिया गया और निःशुल्क कर दिया गया, यानी फ्री कर दिया गया, ठीक है ना। और इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में दे दिया गया। तो भारत में प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक यानी 5th से लेके 8th तक आप डायरेक्ट कह सकते हैं विद्यालयों की वृद्धि अवधि जो है, क्योंकि बच्चा 14 वर्ष की आयु में 8th क्लास क्रॉस कर देता है, ठीक है ना, कर लेता है। 1951 से 2015 के दौरान 6 गुना रही है, ठीक है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान आता है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जो होती है वो प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के बीच एक सेतु का यानी पुल का काम करती है। जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा या उच्चतर शिक्षा कर लेता है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के पहले, प्राथमिक शिक्षा के बाद यानी तो 14 ईयर यानी 8th क्लास के बाद, और उच्चतर शिक्षा का मतलब होता है हाई जो होता है, उसके पहले जो आता है वो क्या कहलाता है? माध्यमिक शिक्षा कहलाता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक बांटा। प्राथमिक में 1 से 5th क्लास को लिया, और फिर उच्चतर प्राथमिक में हमने 5th से 8th क्लास को लिया, ठीक है ना। तो माध्यमिक शिक्षा को भी 2 भाग है इसके, ठीक है ना। कौन कौन से भाग है? माध्यमिक कक्षाएं जिनमें 9th एंड 10th आते हैं, फिर वरिष्ठ माध्यमिक आता है जिसमें 11th एंड 12th आता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण किया गया था, एक लक्ष्य बनाया गया था, ठीक है। और इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा के लिए भी एक लक्ष्य बनाया गया, इसको आगे ले जाना, और ताकि बच्चे पढ़े लिखे और देश जो है विकसित हो, अर्थव्यवस्था आगे हद तक जाए, ठीक है ना। तो माध्यमिक शिक्षा का खास जोर समान स्कूल प्रणाली को महत्व देना था। प्राथमिक शिक्षा का मेन जोर था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। माध्यमिक शिक्षा का जोर था समान स्कूल प्रणाली, ठीक है ना, और सुलभता बढ़ाना, सभी तक पहुंच को बढ़ाना और विषमताएं घटाना, ठीक है ना। और जिस भी किसी क्षेत्र विशेष में विद्यालय के लिए पड़ोस में रह रहे निम्न आय परिवारों के विद्यार्थियों को लेना अनिवार्य होता था। तो कोई विद्यालय जहाँ पे और कोई पड़ोस में अगर बच्चे रह रहे हैं जो गरीब हैं, तो उनके बच्चों को भी पढ़ाना अनिवार्य होता था। तो शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाए जाने को महत्व देते हुए भी यहाँ पर कुछ संशोधन किया गया है, ठीक है। तो शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाए जाने का अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा से क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए कुछ भी नहीं पूछो, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत की शिक्षा से आप क्या समझते हो, आजकल की शिक्षा एक व्यावसायिक शिक्षा है, यह शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, आप इससे क्या समझते हैं? तो फिर आपको ये आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो ही रहा है, शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में फल फूल रही है। क्यों? क्योंकि रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम प्रदान किए जाने का ध्यान देना, महत्व दिए जाने के अन्य क्षेत्र है। जैसे देखिए शिक्षा का व्यवसाय, कोचिंग सेंटर खुल गए, इंस्टीट्यूट खुल गई हैं, तो एक तरह से व्यवसाय हो गया है। बड़ी बड़ी कीमतें ली जाती हैं, पैसे लिए जाते हैं, वहां पे कहा जाता है MBBS करना है, नीट की एग्जाम देना है, आज नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो इंजीनियर बनना है, जेई बनना, जो भी बनना है, आप आइए, हम आपको एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, यहाँ पढ़िए, आप हमें इतनी फीस दीजिए। तो जहाँ पे पैसा लिया जाता है वो व्यवसाय हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके व्यवसायिक शिक्षा के जो महत्व है वो कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। व्यवसायिक शिक्षा के तो मुक्त शिक्षा प्रणाली का विस्तार एवं विविधीकरण, अध्यापक प्रशिक्षण का पुनर्विन्यास, ये उद्देश्य यहाँ पे 2 रखे गए हैं, ठीक है। तो अगर शिक्षा के बारे में आता है, भारत शिक्षा के बारे में, तो आपको सब कुछ लिख देना है। और यदि सर्व शिक्षा अभियान का आता है तो आपको ये ऊपर वाला लिखना है, और व्यवसायीकरण शिक्षा का आता है तो आपको फिर जो भी मैंने बताया वो लिखना है। उच्च शिक्षा का मतलब होता है कॉलेजी शिक्षा होता है, ठीक है ना, राइट। और कोई भी देश है वो तभी विकास कर सकता है जब वहां पे शिक्षित लोगों का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पे कॉलेजों की शिक्षा है उच्च शिक्षा, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा ऐसा है ही नहीं। कुशल मानव शक्ति की संख्या को उपलब्ध कराना, अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करना, तकनीकी कौशलों को यहाँ पे मतलब ट्रेंड करना, उच्च शिक्षा का मतलब यही होता है ना, ठीक है ना। बोलते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा शिक्षित होगा और जितना ज्यादा वो इनकम लाएगा, जॉब सर्विस करेगा, कमाएगा, वो देश उतना ज्यादा शक्तिशाली होता है और विकसित होता है, ठीक है, ओके।
चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, मानव विकास का विचार मानव पूंजी से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, 5 सिद्धांत कौन से जिनमें सर्व शिक्षा अभियान नामक कार्यक्रम नियंत्रित होता है। देखिए 5 सिद्धांत अभी ऊपर हमने बताए थे आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में विस्तार का क्या महत्व है, तो प्राथमिक शिक्षा जब की बात चलेगी तो सर्व शिक्षा अभियान आपको जोड़ देना है। ठीक है, राइट, ओके। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर शैक्षणिक उपलब्धि एवं परिणाम। क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमें, शैक्षणिक उपलब्धि एवं परिणाम। अच्छा, शिक्षा जो है एक हमारी आवश्यकता भी है और साथ ही साथ में ये मूलभूत हमें अधिकारिक मौलिक अधिकार दिया गया, तो जिसके नाम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन पूछ सकता है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी मौलिक अधिकार हमारा है, हमें कोई नहीं छीन सकता है। इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना यानी शिक्षा का अधिकार RTE। और जब उच्च शिक्षा आवश्यक है, प्राथमिक शिक्षा उस आधार की भूमिका निभाती है। जब प्राथमिक शिक्षा आपको मिल जाएगी उसके बाद आप ऑटोमेटिक उच्च शिक्षा के लिए आगे जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे देश में मौलिक शिक्षा व्यवस्था के कुछ विभिन्नताएं पाई गई हैं, कुछ कमियां पाई गई हैं। ठीक है ना, वो कमियां जैसे गरीबी, लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, नहीं पढ़ा पाते क्योंकि वो गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। व्यापक बाल श्रम बाजार की विद्यमानता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, इस वजह से नहीं भेजते, उनके पास पैसा भी होता है तब भी वो नहीं भेजते हैं। उनको ये लगता है कि बच्चा अगर स्कूल चला जाएगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे बाल श्रम करवाया जाता है, उनको मजदूरी करवाई जाती है, कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है उनके पेरेंट्स, तो बच्चा कमाता है। तो बाल श्रम की वजह से भी ऐसा होता है और लोग काम करवाते हैं बच्चों से। अगर लोग काम करवाना बंद कर दे तो ऐसा कुछ भी ना हो। विद्यालय शिक्षा के बाद निश्चित रोजगार का अभाव, लोग पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन बेरोजगार रह जाते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, तो लोगों का मन भी इससे खट्टा हो जाता है कि यार पढ़ लिख के भी क्या करेंगे, डिग्री लेके क्या करेंगे, नौकरी चाकरी तो मिलनी नहीं है। तो विद्यालय शिक्षा के बाद भी रोजगार का अभाव रहता है, तो एक मेन ये भी कारण है। ठीक है ना, राइट। फिर अवसंरचनात्मक समस्याएं, हमारे देखो शिक्षा प्रणाली है कुछ ऐसी है कि लोग उसकी वजह से भी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए नई शिक्षा नीति बनाई गई है जो बहुत बेहतर तरीके से पहले की शिक्षा नीति से बहुत अच्छी है। ठीक है ना, तो भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को अभिशप्त करती बुराइयों के लिए जिम्मेदार माना गया है। तो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के लिए कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या जिनकी वजह से सब तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये कारण जो भी हमने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, राइट, ओके। शिक्षा का वित्तीयन यानी कि जो उच्च शिक्षा होती है उसके अर्थ प्रबंधन का तरीका क्या होता है। ठीक है ना, तो वित्तीय यानी पैसे की बात यहाँ पे चल रही है। तो लोक वित्तीय उच्चतर शिक्षा के अर्थ प्रबंधन का प्रबल स्रोत रहा है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के शिक्षा का क्या करती है, भार उठाती हैं। ठीक है, कभी कभी केंद्र सरकार जो होती है राज्य सरकार को भी शिक्षा के लिए देती है, नहीं अदरवाइज राज्य सरकार जो होती है खुद भी इतनी सेल्फ होती है अपने आप में कुछ शिक्षा का भार उठा सके और विश्वविद्यालयों को मजबूर कर दिया जाता है कि निधिकरण के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक स्रोत तलाशे। या कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर राज्य और जो केंद्र होते हैं दोनों में इतनी गहरी खाइयां हो जाती है कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करती है, तब राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के ऊपर ये कुछ जो शर्तें होती हैं मानने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय को इस चीज के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि आप कुछ और वैकल्पिक स्रोत करें जिससे हमारी राजस्व आय हो, हमें इनकम हो, हमारे पास पैसा आए, फिर इसी से मजबूर होकर जो है फीस वगैरह बढ़ाई जाती है। ठीक है ना, राइट, ओके। तो ये क्या हो गया, ये शिक्षा का वित्तीयन होता है। ठीक है, ओके। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे राज्य और केंद्र सरकार के बीच में भी एक सरकार होती है, निजीकरण भी होता है, स्कूलों का कर दिया जाता है, कॉलेजों का कर दिया जाता है। ठीक है, और जिसे ऑटोनॉमस बोलते हैं, संबद्ध होते हैं, तो बहुत तरीके होते हैं यहाँ पर। ठीक है, सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सभी तरह के स्कूल होते हैं जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से क्या मिलता है, निधि मिलती है। निधि यानी कि पैसे मिलते हैं वहां से। ठीक है, राज्य बनाम बाजार निधिकरण हेतु तर्क, मुझे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, वेल इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट इसमें शिक्षा का है तो शिक्षा का व्यवसायीकरण और सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के कौन कौन से आयाम होते हैं यानी कितनी तरह के होते हैं, तो उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत तरह से बहुत कुछ बनाया जा सकता है।
अब देखिए वित्तीयन के वैकल्पिक स्रोत, क्योंकि शिक्षा में पैसा बहुत ज्यादा लगता है लेकिन पैसे बहुत कम होते हैं, तो उस बोझ को घटाने के लिए, उस चीज को दबाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी विधियां जो है, बहुत सारे मेथड अपनाए जाते हैं। तो शिक्षा में पैसा लगता है और पैसे की कमी को पूरा करने के लिए, कुछ उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक तरीका संस्थानों को दिया जाने वाला अर्थ सहाय कम किया जाना है। यानी यूजीसी जो है पैसा देता है जब, तो वो फिर पैसे में कटौती करने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लागत साझा करने की विधि ली जाती है, ठीक है। तो लागत साझेदारी एक ऐसी विधि, अब लागत साझेदारी क्या है ये भी समझ लीजिए। तो लागत साझेदारी ऐसी विधि है जिसके द्वारा वित्तीयन का बोझ लाभार्थियों पर डाल दिया जाता है। यानी कि जो लाभ ले रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपने इग्नू से कोर्स आप कर रहे हैं, तो देखिए ना क्यों फीस बढ़ा दी जाती है। चाहे आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, तो क्या हुआ, पर सब्जेक्ट फीस बढ़ा दी जाती है। फिर उसके बाद लास्ट डेट निकल जाती है तो उस पर भी यूनिवर्सिटी पैसा कमाती है, तो फिर वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो आपसे लिए जाते हैं, और ये बोझ जो होता है किस पे डाल दिया जाता है, लाभार्थी का मतलब स्टूडेंट के ऊपर डाल दिया जाता है, कुटुंब, उद्योग, स्वयं छात्र पर, ठीक है ना। तो लागत साझेदारी मुक्त उच्च व्यवसायिक शिक्षण कार्यक्रमों के संदर्भ में लोकप्रिय, यानी कि उच्च का मतलब ऊंचे जो कॉलेज और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे होती है, और इनके कुछ विधियां होती हैं, जैसे फीस बढ़ाना, मैंने कहा ना। देखिए अब ये लागत साझेदारी के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, तो फीस बढ़ाना, विभेदी फीस आधार अपनाना, है ना, स्नातक कर और छात्र ऋण, ये सभी चीजें होती है जो आपसे ली जाती है। तो फीस बढ़ाने के भी अनेक रूप हैं, जैसे मान लीजिए समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में एक समान वृद्धि कर दी जाती है। फिर पाठ्यक्रमों की निवेश लागत के आधार पर फीस वृद्धि कर दी जाती है। जो जैसे पाठ्यक्रम होते हैं, बीए, बीएससी, बीएजी, बीएससी वेरी इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी फीस थोड़ा ज्यादा कर दी जाती है, बीए कम होता है कम कर दी, तो इस तरह से होता है। वसूल की जाने वाली फीस निर्धारित करने के लिए महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है, स्वतंत्रता दे दी जाती है कि आप जितनी चाहे उतनी मनमानी फीस वसूल कर सकते हैं। और कभी कभी आप न्यूज वगैरह में भी देखते हैं कि इसके खिलाफ क्या होता है, हड़ताल पर लोग जाते हैं, इसके अगेंस्ट होते हैं। तो सभी मामलों में एक समान पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों से एक समान फीस वसूल ली जाती है। तो दूसरे शब्दों में आप भुगतान करने में सक्षम और भुगतान करने में अक्षम के बीच कोई भेद नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका, क्या होता है, लागत साझेदारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है वित्तीयन के वैकल्पिक स्रोत में, ठीक है। ओके, चलिए अब इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है अभी ये खत्म होना चाहिए ये यूनिट आपकी। हाँ, सार संक्षेप आ गया, मतलब ये जो यूनिट है आपकी फिनिश्ड हो गई है, ठीक है ना। राइट, ये देखिए यहाँ पर फिनिश्ड होगी। जो कुछ ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, समान स्कूल प्रणाली क्या होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष में स्थित स्कूलों के लिए आवश्यक है कि पड़ोस में रह रहे निम्न आय परिवारों के विद्यार्थियों को प्रवेश दें। यानी कि आपके अगल बगल में, स्कूल के अगल बगल में गरीब बच्चे हैं तो उनको स्कूल में प्रवेश दिया जाए, ये समान स्कूल प्रणाली कहलाता है। महाविद्यालय 38 गुना, विश्वविद्यालय 28 गुना और महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में नामांकन 86 गुना तक बढ़ाए, ठीक है ना। ओके, चलिए सभी आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब ले लेते हैं यूनिट 7 स्वास्थ्य तथा पोषण, ठीक है। स्वास्थ्य तथा पोषण में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, हम स्वास्थ्य किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पे है रोग व्याधियों से मुक्ति। जिस व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं होता है वो सभी रोगों से मुक्त है, ठीक है ना, परे है, दूर है, तो वो स्वस्थ, उसका मतलब वो स्वस्थ कहलाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। तो रोग व्याधियों से मुक्त यानी स्वास्थ्य का मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अनुभाविक रूप से यानी कह सकते हैं यहाँ पे अनुभव के आधार पर कि रोग व्यापकता दरों और प्रकार्यात्मक असक्तता मापदंडों के द्वारा मापा कैसे जाता है। तो जो रोग का दर होता है और काम करने की जो क्षमता यानी काम ना कर पाने की जो क्षमता होती है वो मापदंड होते हैं इसको मापने को। यानी किसी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है यदि वह उसकी निम्न रोग व्याप्ति दर और शून्य प्रकार्यात्मक असक्तता हो। यानी कि जो उसकी निम्न रोग व्याप्ति दर, स्वस्थ वह व्यक्ति है जिसमें रोग बिल्कुल भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। निम्न रोग व्याप्ति दर का मतलब जिसमें रोग की दर बिल्कुल जीरो
लो है, बहुत कम है, कोई भी बीमारी नहीं है। और शून्य प्रकारात्मक अशक्तता, यानी कि कार्य ना कर सकने की क्षमता शून्य है, कार्य कर सकने की नहीं, ना कर सकने की क्षमता जो है वो शून्य हो, यानी कार्य करने की क्षमता 100% हो, तो वह क्या कहलाएगा? स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। और दूसरी ओर पोषण, पोषाहार का एक मापदंड होता है और यह उस प्रक्रिया से संबंध रखता है इससे होकर हमारा शरीर हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा को अवशोषित करता है। तो पोषण क्या है? जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है? जो भी हम भोजन वगैरह लेते हैं तो उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, उनको हमारा शरीर क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, अपने पास रखता है, बेकार चीजों को मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ये तो पोषण कहलाता है। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति, पोषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए स्वास्थ्य एवं पोषण का मापदंड देख लेते हैं, अवधारणाएं देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, राइट। अब क्योंकि जनरली जो स्वास्थ्य एवं पोषण होता है ये बच्चे से जुड़ा हुआ होता है, पोषण और कुपोषण दो चीजें होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि भारत में पहले मृत्यु दर बहुत ज्यादा था, खास तौर पे शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा था। जब बच्चे जन्म लेते थे तो माओ के साथ साथ में जो है बच्चे की भी मौत हो जाती थी, और जनरली सबसे ज्यादा परसेंटेज जो था वो शिशु मृत्यु दर था। ठीक है, ओके। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो भारत में बहुत ज्यादा सुधार आया है। ठीक है ना, यानी 1992 से 1915 के बीच में शिशु मृत्यु दर 86 से 41 पर, और 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर जो था क्या है वो 119 से 50 पर आ गई थी। चलिए, तो ये तो हमें देखना नहीं है। शिशु मृत्यता किसे बोलते हैं? एक नजर माइंड में रखना है। जब कोई नवजात शिशु की मृत्यु उसके प्रथम जन्म दिवस से पूर्व ही हो जाने की संभावना हो तो शिशु मृत्यता कहा जाता है, यानी 1 साल के पूर्व। प्रथम जन्म दिवस का मतलब क्या होता है? 1 साल कंप्लीट होने के पहले ही नवजात बच्चा, साल भर को नवजात बच्चा बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा होता है, और उसकी मृत्यु यदि उसके जन्म दिवस के पूर्व यानी 1 साल होने के पहले ही होने की संभावना होती है। संभावना का मतलब कि लगता है कोई बीमारी है, कुछ है ना, वो बच्चा है, कुपोषण है, वो बच्चा मर जाएगा, तो उसे शिशु मृत्यता कहा जाता है। ठीक है, और चाहे किसी वर्ष में शिशु मृत्यु संख्या प्रति 1000 नवजात संख्या है। ठीक है, तो चलिए शिशु मृत्यता हो गया। 5 वर्ष पूर्व मृत्यता, यानी इसे बाल मृत्यता भी कहा जाता है, यानी कि यह प्रथम, जैसे अभी हमने शिशु मृत्यता 1 वर्ष के पूर्व और 1 वर्ष के यहाँ पे निकाल दीजिए, तो प्रथम और 5वें जन्म दिवस के बीच मरने की जो प्रायिकता होती है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे 5 पूर्व मृत्यता कहा जाता है, यानी मृत्यु संख्या प्रति 1000 प्रति वर्ष के रूप में मापा जाता है। ठीक है ना, और इसे इस रूप में, किस रूप में मापेंगे? बाल मृत्यता CMR इक्वल टू D/N, और इससे 1000 से क्या करते हैं, क्योंकि ये प्रति 1000 प्रति वर्ष है, मृत्यु संख्या प्रति 1000 प्रति वर्ष, तो यहाँ पे मृत्यु संख्या है ये 1000। ठीक है, जहां D क्या है, यहाँ पे D क्या है? ये आकलन वर्ष के दौरान वो वर्ष हो जाएगा जिसका हमें आकलन करना होता है। जैसे 0 से 4 वर्ष के बीच मृत्यु संख्या, N क्या हो जाएगा? N जो है आकलन वर्ष के दौरान जीवित जन्मी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से निकाला जाता है। नवजात मृत्यता यानी जन्म होने के प्रथम माह अथवा प्रथम 28 दिनों के भीतर, यानी 1 माह के भीतर जब मर जाने की प्रायिकता संभावना होती है 1 महीने के भीतर, तो नवजात मृत्यता कहलाती है। ठीक है ना, राइट। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, मृत्यता से क्वेश्चन हो सकता है, पूछ लिया जाए। कुपोषण, कुपोषण क्या कहलाता है? कुपोषण अतिपोषण भी हो सकता है, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है ना, तो अतिपोषण, उसे आप कह सकते हैं, न्यून पोषण भी कह सकते हैं कुपोषण को। ठीक है ना, तो न्यून पोषण निम्न भार अर्थात कम वजन, रुद्र विकास, दुबलापन आदि सूचकों से मापा जाता है। तो न्यून पोषण क्या होता है? न्यून पोषण का मतलब होता है जब बच्चे का वजन बहुत कम हो, वेट बहुत कम हो, ठीक है ना, भार जो है यानी कि वजन बहुत कम हो। रुद्र विकास का मतलब उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाए, ठीक है ना, और वो बहुत दुबला पतला हो। ये सभी सूचक होते हैं, किस चीजों के? इंडिकेटर होते हैं न्यून पोषण के। कहा जाता है बच्चे में न्यून पोषण की कमी, यानी कुछ पोषण की कमी है। कुपोषण से थोड़ा ऊपर न्यून पोषण।
न्यून पोषण के नीचे कुपोषण आ जाएगा, ठीक है ना। और दुबलापन सर्वेक्षण से तत्काल पूर्ववध में पर्याप्त पोषण प्राप्त करने में विफलता दर्शाता है और कुपोषण के विस्तार का संकेत देता है। तो जब न्यून कुपोषण होता है तो स्टार्टिंग होती है एक, हम समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है कुपोषण की ओर जा रहा है, ठीक है ना। और ये जब इंडिकेटर संकेत उसको दिखते हैं, वेट का कम होना, बहुत दुबला पतला होना, उसमें ग्रोथ नहीं होना, वृद्धि नहीं होना, तो समझ जाना चाहिए कुपोषण की स्टार्टिंग है। लेकिन अगर उसमें हम देरी करते हैं तो क्या होता है, फिर वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, निम्न पोषण से कुपोषण में आ जाता है। तो ये अपर्याप्त भोजन लेने अथवा किसी हालिया बीमारी से कम वजन हो जाने और कुपोषण प्रारंभ हो जाने के फलस्वरूप होता है। तो कुपोषण कब होता है, जब हम भोजन बहुत कम मात्रा में लेते हैं, न्यूट्रिशन बहुत कम मात्रा में लेते हैं, खाना वगैरह हमें सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत कम होता जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है, वो कुपोषण कहलाता है, ठीक है ना। और ऐसे व्यक्ति जिनकी लंबाई का भार जेड यानी मान 3 SD यानी कि 3 SD का मतलब जनसंख्या की मध्यिका से ऋण 3 मानक विचरण, गंभीर रूप से कुपोषित और जो 2 SD से नीचे हो उन्हें कुपोषित कहा जाता है। तो -3 SD एंड -2 SD, तो जो -2 SD से नीचे होते हैं उन्हें कुपोषित कहा जाता है। मान लीजिए सपोज दैट 10 व्यक्ति हैं जिनका जेड माइनस मान है क्रमशः इस प्रकार, -4 1 SD, -3 9 SD, -3 1 SD, -2.8 SD, -2.1 SD। मान लीजिए 10 व्यक्ति है यहाँ पे और उनका क्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा कुपोषित है। तो देखिए इसमें प्रथम 3 व्यक्ति गंभीर रूप से कुपोषित है। प्रथम 3 व्यक्ति का मतलब -4.1 -3.9 -3.1, क्योंकि ये 4.3.1 में चल रहे हैं और जैसे जैसे डिजिट कम होता जाएगा 2.2.1.1 यानी ये निम्न कुपोषण है, ठीक है ना इनका। तो अगले 3 व्यक्ति क्या है, ये 3 व्यक्ति जो अगले हैं ये कुपोषित हैं और अगले 3 व्यक्ति कुपोषित है और अंतिम 4 पोषित है। और अगले जो 3 व्यक्ति हैं वो क्या है, यानी कि ये 3 गंभीर रूप से कुपोषित है, फिर ये जो 3 व्यक्ति हैं ये कुपोषित है और यानी कि आप कह सकते हैं 4 से 3 के बीच में गंभीर कुपोषित आ जाएगा, बस माइंड में इतना रखिएगा। और 2 जो होगा वो कुपोषित में आ जाएगा और 1 वाली जो डिजिट हो जाएगी वो किस में आ जाएगा, 1 से 2.5 के बीच की डिजिट जो है वो किस में आ जाएगा, वो कुपोषित में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऋणात्मक पक्ष में आई, ये ऋणात्मक, ये ऋण का चिन्ह है, ठीक है ना। ISD तक एक सीमांकन व्यक्ति को कुपोषित श्रेणी में न रखे जाने के लिए छोड़ा गया है। तो यदि -1 आता है तो कुपोषित नहीं माना जाएगा और -1 पॉइंट आ जाएगा तो कुपोषित माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, कुपोषण का हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, आ जाए तो ये न रहे कि पढ़ा नहीं है, ठीक है। सतर्कता जीवन आसक्तता समंजित जीवन वर्ष, मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसे हम लेफ्ट कर देते हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण को किस प्रकार परिभाषित किया गया बताना है, बता ही चुके हैं ऊपर, ठीक है ना। 5 प्रमुख स्वास्थ्य सूचक कौन कौन से हैं, ठीक है ना, ऊपर बता चुके हैं। देखिए न्यून पोषण के 3 उपसंघटक कौन कौन से हैं, न्यून पोषण के ऊपर ये भी बता चुके हैं, न्यून पोषण हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वही पूछा जाता है, ओके। अब क्या है, स्वास्थ्य व्यय। स्वास्थ्य व्यय क्या है, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करना। सरकार बहुत कुछ स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करती है, ठीक है ना। इसके बहुत सारी चीजें भी होती हैं, आपूर्ति कारक। स्वास्थ्य व्यय के स्रोत कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य वित्तीयन। स्वास्थ्य वित्तीयन भी वही है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना, पैसे का प्रबंध करना, पैसे देना, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे। स्वास्थ्य वित्तीयन 2 भागों में विभाजित है, लोक वित्तीयन और निजी अथवा व्यक्तिगत वित्तीयन। सरकार के समक्ष कितना निवेश कहाँ किया जाए, फिर स्वास्थ्य निवेश में दक्षता निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाना, बढ़ता जन स्वास्थ्य व्यय, ठीक है ना। जिसके कारण सरकार को कभी कभी बजट जो है बढ़ाना पड़ता है या फिर निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करनी पड़ती है। पल्स पोलियो टीकाकरण, ये सभी स्वास्थ्य के अंतर्गत ही तो आ जाते हैं ना, ठीक है, राइट। तो ये स्वास्थ्य आ जाता है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे।
तो इसमें मुझे लगता है स्वास्थ्य और कुपोषण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में स्वास्थ्य नीति क्या है, हेल्थ पॉलिसी क्या है, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2012 में आरंभ किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से क्या समझते हैं, समझाइए। तो इसका जो उद्देश्य था वो ये था, गरीबों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है, जनरली गरीबों के लिए बनाया गया था। जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना, उच्चतम स्वास्थ्य मानक प्राप्त करना और उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग को इष्टतम करने की क्षमता बढ़ाना, सभी तक पहुंचाना, ठीक है। और ये एक मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और इसके अंतर्गत बहुत सी योजनाएं चलाई गई। क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यदि पूछ लेता है तो आपको फिर उसके अंतर्गत चलाई गई योजनाओं के बारे में भी लिखना होगा। पहली योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये 4D अर्थात जन्मजात दोष, डिफेक्ट, ठीक है, यानी 4D से मिला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 4D कौन कौन से है? पहला जन्मजात दोष यानी डिफेक्ट आप जिसे बोलते हैं, फिर रोग यानी डिजीज जिसे कहते हैं, अभाव यानी डिफिशियंसी जिसे कहते हैं, और विकासात्मक विलंब यानी डेवलपमेंटल, ठीक है ना, डेवलपमेंटल डिले, विलंब यानी देरी विकास में। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 4D से मिलकर बना है। 4D आप याद रख लीजिए, डिफेक्ट, डिजीज, डिफिशियंसी, डेवलपमेंटल डिले, ठीक है। और इस लिहाज से बच्चों को जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक में शीघ्र ज्ञान, शीघ्र निदान अपनाने के लिए पहल की गई। फिर जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ये गर्भवती महिलाओं के लिए जो नवजात बच्चे होते हैं, जो रोग होते हैं उनको हो जाता है, किसी डिजीज से ग्रसित होते हैं उनके लिए होता है। और इस योजना के माध्यम से रोग निदान, उपचार, आहार, अधिकांश जो मेडिसिन होती है, औषधियां होती है, निःशुल्क दी जाती हैं। और यहाँ पे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जब डिस्चार्ज होके बच्चा होने के बाद महिला घर जाती है तो उसको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, 1000 रुपए कुछ ऐसे रहता है। तो घर से उपचार गृह तक परिवहन भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है, यानी हॉस्पिटल के बाद से घर तक परिवहन फ्री में ले जाता है, किसको? शिशु को और माँ को, ठीक है ना। और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए शल्य प्रसव भी मुफ्त किया जाता है। तो जननी शिशु सुरक्षा हो गया। फिर यहाँ पे प्रजनन, मातृत्व, नवजात बाल किशोर स्वास्थ्य, तो ये देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ले लीजिए जो इजी है, 2014 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है ना, इन सभी को बढ़ावा करना और इनके माध्यम से हस्तक्षेप कर देश में किशोर किशोर तक पहुंचाना। भारत नवजात कार्य योजना भी एक शुरू की गई थी 2014 में। मुख्य उद्देश्य था नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य सुधारना, ठीक है ना, मृत्यु प्रसव संख्या घटाना, यानी कि डिलीवरी के वक्त जो बच्चे मरते हैं या लेडीजें मरती हैं उनके लिए था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेशनल हेल्थ पॉलिसी जिसे बोलते हैं, वो 2000 से शुरू की गई थी, ठीक है ना, राइट, ओके। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए इसमें मलेरिया, तपेदिक, HIV जैसे प्रमुख रोग होते हैं जिन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था और उनके लिए कुछ पॉलिसी नीतियां बनाई गई थी, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। कौन कौन सी नीति थी? अपने क्षेत्रों में नीतियां लागू करने के लिए जन स्वास्थ्य प्रबंधकों को अधिक लचीला करना, यानी कि नरम बनाना, रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु क्रियान्वयन करना, यानी कार्यक्रम चालू करना, देश के पिछड़े क्षेत्रों का दायित्व लेने हेतु चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण देना, देश भर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना, ये सभी चीजें आप इसे देख लीजिए, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत क्या क्या चीजें की गई थी, ठीक है, ओके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो मैंने आपको बताया था 2012 से 2017, कोई 4 विशिष्ट लक्ष्य बताइए, 4 विशिष्ट लक्ष्य ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये यूनिट फिनिश्ड हो गई है, यानी ये ब्लॉक हमारा खत्म हो गया है। ब्लॉक 2 भी हमारा फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। और ब्लॉक 2 जो है जनसंख्या मानव विकास, ये फिनिश्ड हो गया है। जब एग्जाम नियरेस्ट आएंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और उस वक्त के बताए हुए क्वेश्चंस 100% मेरे फंसते हैं, ठीक है ना। अभी आपको लेसन पढ़ा रहे हैं और उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बता दिया है। बाद में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं वो इसी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है लिंक दिया हुआ है। चलिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। टेक केयर, बाय।